Hello friends, I am Aditi Parmar and welcome to my YouTube channel Education Hub. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं 1947 में जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ, उसके बाद में संविधान सभा का गठन किया गया भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। संविधान सभा के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया तथा उनमें जो प्रावधान उचित लगे गए उन्हें भारतीय संविधान में ऐड किया गया। तो भारतीय संविधान को विभिन्न देशों के संविधान का विस्तृत अध्ययन करने के बाद में उन सब से कुछ अच्छे विषय ग्रहण करके और बनाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं। बट उससे पहले हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन करने के लिए जो कानून बनाए गए थे उन्हीं को हम भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था से तात्पर्य है शक्तियों का केंद्र व राज्य के बीच बंटवारा। इसके सेम अपोजिट होता है एकात्मक व्यवस्था, जिसमें कि सारी शक्ति केंद्र में निहित होती है। बट भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तिथि से ठीक 5 वर्ष के लिए होता है। तो यह प्रावधान भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं न्यायपालिका का ढांचा। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका का ढांचा किसका है? एकीकृत। हमारे प्यारे भारत में एकीकृत न्यायपालिका मौजूद है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद में उच्च न्यायालय होता है, फिर अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार से एकीकृत न्यायपालिका का ढांचा भारतीय संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं लोक सेवा आयोग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हो चुका था। तो इसी को सेम एज इट इज ग्रहण करते हुए 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसे पूर्ण स्वायत्तता दी गई। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध से तात्पर्य यह है कि बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या फिर सशक्त विद्रोह के समय देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। यह भारतीय संविधान में प्रावधान है और इसे हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, जिसमें हम देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह प्रावधान भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था को लिया है। जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था मौजूद है उसी प्रकार हमारे प्यारे भारत में भी संसदीय व्यवस्था के प्रावधान को संविधान में लिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था के सेम अपोजिट होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जो कि अमेरिका में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व। यह इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वह औपचारिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रिटेन में भी जो राजा है वह सत्ता का औपचारिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। बट ब्रिटेन में जो राजा होता है वह वंशानुगत होता है और भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं विधायी प्रक्रिया। विधेयक को पारित होने की पूरी प्रोसेस जो भी सेम टू सेम ब्रिटेन के संविधान के समान ही भारतीय संविधान में भी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं एकल नागरिकता, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। तो इसमें हम देखते हैं
कि यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता है, केंद्र की एक ही नागरिकता है, जबकि इसके अपोजिट हम देखते हैं अमेरिका में, तो वहां पर केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बट भारतीय संविधान में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली, यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। उसके बाद देखते हैं परमाधिकार रीटें, न्यायालय के द्वारा जो परमाधिकार रीटें जारी की जाती है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के द्वारा यह रीटें जारी की जाती है। इनके अंतर्गत हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। यह रीटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो यह प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं संसदीय विशेष अधिकार, संसद को जो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, यह प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है द्विसदनवाद, एक राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन व निम्न सदन, दो प्रकार के सदन है यहाँ पर। तो यह प्रावधान कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, उसके बाद में राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार रीटें, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनवाद, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। यह भारतीय संविधान और ब्रिटेन के संविधान में सेम है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका का संविधान। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट मौलिक अधिकार, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से 33 तक हम देखते हैं, यह हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। न्यायपालिका अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, उनको स्वायत्तता प्राप्त होती है अपने कार्यों के लिए। तो यह प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद में हम देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद, तो हमने जो राष्ट्रपति का पद है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया है, बट जो उपराष्ट्रपति का पद है वह हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जैसे इंडिया में राष्ट्रपति होता है, उसकी जगह ब्रिटेन में राजा या रानी होता है, बट उसका पद वंशानुगत होता है, यानी कि अगर राजा या रानी नहीं होगा तो उसका पद कौन लेगा? उसका उत्तराधिकारी लेगा। लेकिन भारत में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में पुनः निर्वाचन के समय से पहले उसके कार्यभार को कौन संभालेगा? तो उसके लिए उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है, और यह हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, यानी कि न्यायाधीशों पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वह भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, बट अभी तक किसी भी न्यायाधीश को भारत में महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। पर ये जो प्रोसेस है कि अगर किसी भी न्यायाधीश के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है या अन्य स्थितियों में उसे हटाना होता है तो उस पर महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब संविधान निर्माण हुआ तब पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे जो सिद्धांत हैं जिनको कि उस वक्त इम्पीचमेंट उनका नहीं किया जा सकता था, उनको नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में रखा गया, जिन्हें कि समय समय पर लागू किया गया संसद के द्वारा। तो यह आयरलैंड के संविधान से हमने ये प्रावधान ग्रहण किया है।
उसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो ये पद्धति भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है आयरलैंड के संविधान से, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जर्मनी का वाइमर सिद्धांत। तो जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से हमने एक ही प्रावधान ग्रहण किया है, जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब आपातकाल लगाया जाता है उस वक्त आर्टिकल 19 और 21 दोनों को छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकार हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है। तो यह भी हमने जर्मनी की वाइमर संविधान से लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से हमने जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है उसे ग्रहण किया है। उसके बाद में हमने देखा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। कनाडा के संविधान से हमने जो प्रावधान ग्रहण किए गए हैं वो केंद्र को सशक्त बनाते हैं, उसे ज्यादा शक्तियां प्रदान करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या क्या लिया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, उसके बाद में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो ये जो है इनके द्वारा हम संविधान सभा के द्वारा देखा गया कि किस प्रकार केंद्र को मजबूत रखा जाए, जिससे कि भारतीय एकता अखंडता को बनाया जा रखा सके। तो उसके लिए हमने देखा कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारे प्रावधान हमने कनाडा की संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं सोवियत रूस का संविधान। तो सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो हमने मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वह हमने रूस के संविधान से लिया है। साथ ही प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय का आदर्श भी हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची, उसके साथ ही व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, हम कहीं भी आबाद रूप से व्यापार वाणिज्य से समागम की जो हमारी स्वतंत्रता है वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ठीक है। ये प्रावधान हमने लिया है। उसके बाद में हम देखते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो जब भी किसी विधेयक को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यह प्रावधान भी हमने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक ढांचा, यह और साथ ही स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श, यह हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है। जो हमारा गणतंत्रात्मक ढांचा है वह और साथ ही स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो कि हमको प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने फर्स्ट तो लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 368 के द्वारा किसी भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जापान के संविधान। तो जापान के संविधान से हमने ग्रहण किया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि संसद के द्वारा विधि बनाई जाएगी और उसी के अनुसार प्रक्रिया चलेगी। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से ली है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। साथ ही ये फैक्ट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको याद करना है। आप वीडियो को फुल फोकस से पूरा 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।